मंथन। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए सूखे से निपटने के लिए भारत के दृष्टिकोण और विभिन्न प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। आनंद शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आनंद जी, अगर हम सूखे की बात करते हैं तो इसे हर बार की आने वाली आपदा को मानकर राहत देने के बजाय एक ऐसे जोखिम के रूप में देखें जिसके पहले से तैयारी की जा सकती है, तो हमारी रणनीति में किस तरह से बदलाव आना आवश्यक है और भारत इस सोच को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहा है? जितने भी हमारे जिसे कहते हैं जोखिम है, चाहे वो बाढ़ हो, अत्यधिक बारिश हो या फिर कम बारिश, सूखा, तो ये सूखा एक तरह का जोखिम है। और हम ये देखें तो ये अक्सर हमारे यहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रदेश में मॉनसून सीजन में देखने को मिलता है। या सूखा हो या फिर एक लॉन्ग ड्राई स्पेल, यानी जब कभी लंबे समय से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते बारिश ना हो तो वो उस फॉर्म में देखने को मिलता है। और यदि उसकी तैयारी हो तो हम उसको झेल सकते हैं। तो इसीलिए जो है ओवर द ईयर्स तैयारी ये की गई है कि हम जो है, पहले होता क्या था कि वर्षा की फोरकास्ट शायद अच्छी नहीं थी या फिर किसान को पता नहीं चलता था और पता चला सूखा हुआ आया और उनकी फसल खराब हो गई। पर अब ऐसा नहीं है। अब क्या एक पूरा तंत्र बना हुआ है, रेनफॉल की मॉनिटरिंग हो रही है और समय समय पे उसका पूर्वानुमान दिया जा रहा है। और पूर्वानुमान भी लगा है कि जैसे कि इस बार एल नीनो है तो मानसून की वर्षा सामान्य से कम होगी 10%, जैसा मौसम विभाग ने कह दिया। अब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को मालूम है कि वर्षा कम होने वाली है इस समय और कौन से क्षेत्र हैं जिनमें वर्षा डिलेड है, देर से ऑनसेट होगा मानसून में, तो वहां पे किस तरह की फसल लगेगी, किस तरह की तैयारी होगी। तो यदि आपकी तैयारी है, प्रिपेयर्डनेस, फोकस जो है, जो हमारा नया सिस्टम उसमें प्रिपेयर्डनेस पे फोकस है पहला। दूसरा फोकस है न्यूनीकरण पे, मिटिगेशन पे। कोई भी जोखिम है उसको न्यूनीकरण करना है, उसको कम करना है। और तीसरा है आपका अर्ली वार्निंग तो है ही प्रिपेयर्डनेस में, और साथ में सिस्टम को रेजिलिएंट बनाना है। और इसमें हमारा जो इंडिया है उसमें हमने खासकर सूखे के ऊपर ड्राउट मैनुअल बनी है, बहुत अच्छी मैनुअल, और एक एसओपी बनी है किस तरह से कि जैसे ही मानसून शुरू होता है तो किन पैरामीटर्स को हमने फॉलो करना है। और समय समय पे क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप है जो मिनिस्ट्री में बना हुआ है, जहाँ के सारे एक्सपर्ट मिलते हैं और स्टेट के ऑफिशियल्स भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहते हैं। तो उनको हर हफ्ते बताया जाता है कि भाई बारिश अब कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, तो उससे तैयारी रहती है। और ये तैयारी जो है हम बाकी लोगों से भी शेयर कर सकते हैं। आनंद जी, आज सूखे का जो असर है सिर्फ पानी की कमी तक सीमित नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा पर उसका असर पड़ता है, खेती, जैव विविधता, अर्थव्यवस्था, आपने भी वो बात कही है। तो आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में सूखा दुनिया के सामने है, सिर्फ हमारी बात नहीं पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी विकास चुनौती बन सकता है या बन चुका है? नहीं, देखिए, सूखा तो हर समय से हमारे लिए चैलेंज रहा है, मगर हमने उस चुनौती को काफी हद तक टैकल कर लिया है। यानी कि हमने इरिगेशन को भी बढ़ावा दिया है। हालांकि और इरिगेशन जो हमारे को यदि हम सुधार कर लेते हैं, सबसे बड़ी बात है कि ज्यादातर किसान जो है हमारे जो सिंचाई पे निर्भर है, सिंचाई है उनके पास, तो उनके यहाँ कोई समस्या नहीं है। आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, इवन राजस्थान का कुछ हिस्सा, जब से इरिगेशन उनके पास है तो बारिश कम भी हो जाए तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हाँ, बहुत एक बड़ा हिस्सा है जो कहते हैं वर्षा आधारित खेती करते हैं, जहाँ पे रेनफेड एग्रीकल्चर होता है, वहां पे सरकारों को इरिगेशन पहुंचाने की जरूरत है। एक दूसरा, वहां पर किस तरह की फसलें लगाए जाएं, क्रॉपिंग पैटर्न अकॉर्डिंग टू द एग्रो क्लाइमेट। और तीसरा जो है वहां पर लाइफ सेविंग इरिगेशन, जैसे कि आप देखेंगे सदर्न इंडिया में पहले पॉन्ड इरिगेशन बड़ा कॉमन था, हर जगह तरह तरह के पॉन्ड होते थे। तो हमारे एक सिस्टम था कि कैसे तालाब बनाए जाते थे और उनको रख रखाव किया जाता था और उनसे ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था और खेती के लिए भी पानी लिया जाता था। तो आज पॉन्ड्स को रिवाइव करने की जरूरत है, उन नदियों को रिवाइव करने, तो जो हमारी पुरानी नदी है उनको रिस्टोर करना है, तालाबों को रिस्टोर करना है। तो ये यदि हम सब चीजें करते हैं और एग्रो क्लाइमेट आधारित खेती करते हैं और समय समय पे जो मौसम विभाग मौसम आधारित कृषि सलाह देता है वो किसानों तक पहुंचाते हैं, तो ये हम सारी चीजों को चुनौती रहेगी मगर हम टैकल कर रहे हैं। बिल्कुल, और अच्छे से कर रहे हैं और जैसे जैसे तकनीक और बढ़ती जाएगी हम और अच्छा करेंगे। आनंद जी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा ये है कि अब हमारा लक्ष्य राहत के बाद प्रतिक्रिया नहीं बल्कि तैयारी और रोकथाम होना चाहिए। तो आपके हिसाब से हमारे देश की अगर हम बात करते हैं तो इस बदलाव को जमीनी स्तर पर लागू करना कितना आवश्यक है, क्या क्या इसके लिए हमें चीजें चाहिए और कैसे कोशिश की जाती है, और इसमें भी अगर कोई चुनौती है तो कैसी है? देखिए, ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, मैंने भी उनके पढ़ रहा था स्पीच का, तो बहुत अच्छे पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं। उसमें सही सीधी सी बात यह है कि देखिए, आपके पास तैयारी अच्छी है
तो सबसे बढ़िया बात है। पहले क्या होता था, रिलीफ पे जोर होता था, रिएक्शन करते थे, रिएक्टिव था। अब हम हो गए प्रोएक्टिव, यानी कि पूरा फोकस है प्रिपेयर्डनेस पे। प्रिपेयर्डनेस वो मौसम विभाग से चालू हो गई है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को पता है कौन से बीज लगाने हैं। तो जब सारी तैयारी आपकी है, आपने समय समय ये भी बता दिया कि भी अगले 15 दिन बारिश नहीं होने वाली, किसान को अब पता है कि मुझे क्या करना है। यदि सिंचाई है उसके पास तो वो सिंचाई करेगा, और सिंचाई नहीं तो क्या करेगा, मल्चिंग करेगा, जो नमी बची है सॉइल उसको बचाएगा अपने आप को। और प्लस फसलें भी कौन सी लगाएगा जो कि ड्राउट रेजिलिएंट है। तो हमारे यहाँ पे निकरा एक प्रोजेक्ट है आईसीआर के अंदर, जिसके तहत में इस तरह की ड्राउट रेजिस्टेंट फसलें तैयार की गई हैं। तो वो तरह की वैरायटी किसानों उन क्षेत्रों में जो कि वर्षा आधारित खेती करते हैं, तो उनको वो वाली फसलें और वैरायटीज लगानी है। साथ साथ में पॉन्ड इरिगेशन है, तो जहां जहां सरकारों को लगता है कि यहाँ पॉन्ड्स थे, आप टोपो शीट से देखिए, जहां भर दिए मिट्टी से तो खुलवाइए, और यदि हैं तो उनकी कैपेसिटी बढ़ाइए, और इरिगेशन यदि कैनाल्स आप बनवा सकते हैं तो वो बनाइए। ये सब करते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम, और जो मौसम विभाग जो आपको समय समय पे वार्निंग दे रहा है वो और सुदृढ़ होता जा रहा है। तो ये सब चीजें तो होंगी। अब ये हो गई, मगर कई बार ऐसा भी होता है मौसम तो खराब होगा। ऐसा नहीं है कि मौसम हमेशा अच्छा रहेगा और हमेशा ही ठीक रहेगा। तो वो खराब होगा, तो ऐसे में क्या होगा, किसान की फसल खराब हो सकती है। तो क्रॉप इंश्योरेंस है उसके लिए, ये सब हम करेंगे। अर्ली वार्निंग भी है, एश्योर्ड इरिगेशन भी है, अच्छी वैरायटीज हैं, ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटी है, क्रॉप इंश्योरेंस है, ये सब है। और अच्छा प्राइस मिल रहा है उनको, सही फर्टिलाइजर, सही पेस्टिसाइड, सब चीजें मिलती हैं जो कि किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या जरूरत है, गुड गवर्नेंस की। तो हमें गवर्नेंस बढ़ाना होगा। आनंद जी, अगर हमें लंबे समय तक जल सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो हमें जंगलों को बचाना होगा, जल ग्रहण क्षेत्रों को बचाना होगा, और भूजल स्रोतों को भी बचाना होगा, यानी कि नए जल स्रोत बनाना भी आवश्यक, और साथ ही पुराने प्राकृतिक जल तंत्र को पुनर्जीवित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण। और खासकर हमारे देश में तो नदियों को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। एक दौर कहते हैं कि ऐसा भी रहा है जब हर गाँव में तालाब वगैरह भी हुआ करते। तो आपको लगता है कि पुराने तालाब, झीलें और अन्य पारंपरिक जल स्रोत जो हमारे पास रहे हैं, उनका सही से अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो भी हमारे लिए काफी प्रभावी समाधान हो सकते हैं इन समस्याओं के लिए? बिल्कुल, मैंने एक स्टडी भी की थी, रिसर्च। यदि आप उत्तराखंड में और हिमाचल में पेड़ कटेंगे तो दिल्ली में ज्यादा फ्लड आएगा, यमुना में। सिमिलरली जम्मू कश्मीर ऊंचे पहाड़ों में आप कहते हैं पेड़ काटोगे तो श्रीनगर में फ्लड आएगा। तो ये जो फ्लड्स आपके हैं कैचमेंट एरिया के अंदर, यदि आपके जंगल अच्छे हैं सुनिश्चित, तो वो क्या कर रहे हैं, एक तो आपको फ्लड रोकेंगे आपका आना, दूसरा जो सॉइल इरोजन होता है उसको बचाएंगे, और तीसरा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे। तो इसलिए हमें जितने भी कैचमेंट एरियाज हैं उसमें जंगलों को बचाना है, बल्कि और बढ़ावा देना है। और जैसे आपने कहा कि हमारी नदियां जो हैं उनको हमारे यहाँ तो वर्शिप किया जाता है, चाहे वो गंगा हो, यमुना, सभी नदियों को। मगर एक तरफ तो हम वहां उनको वर्शिप कर रहे हैं, दूसरी तरफ उस गंद भी उसमें डाल रहे हैं। तो गंद डालना बंद करना पड़ेगा हमें, अदरवाइज नदियों को अपने आप को साफ करना आता है। तो यदि वो करते हैं, उसमें जो एनक्रोचमेंट है नदियों के अंदर उसको हटा देते हैं। और जो तालाब है हमारे, आप देख लीजिए, बैंगलोर में एक समय में 1700 तालाब होते थे, दिल्ली में मेरा ख्याल 900 तालाब होते थे, पर आप जाएंगे तो वो तालाब नहीं दिखेंगे आपको। तो वो तालाब आप टोपो शूट से ढूंढिए कहाँ कहाँ थे तालाब। और मुझे लग रहा है कहीं शहरों में ये शुरू हो चुका है, दिल्ली में भी मैं सुन रहा था। तो उन तालाबों को खोज रहे हैं, और उनको जो यदि खराब हो चुके हैं तो उनको रिवाइव कर रहे हैं। तो ये सब रिवाइव करेंगे तो आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ेगा, तो आपके तालाब से पानी भी मिल जाएगा, आपको जब खेती के लिए भी मिलेगा, आपको ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। तो ये सब करने की जरूरत है बिल्कुल। और डेफिनेटली इसके साथ साथ जैसे मतलब वाटर हार्वेस्टिंग, यदि आप वाटर हार्वेस्टिंग भी करते हैं तो वो भी एक आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। और ये सब प्रयास जो है, यदि हम उसको सही ढंग से और सही मंशा से करते हैं तो डेफिनेटली इट विल गो ए लॉन्ग वे। हमारी जो वाटर सिक्योरिटी है उसको तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। वाटर सिक्योरिटी होगी तो ही फूड सिक्योरिटी होगी आपकी, और पेड़ पौधे और वो भी बचेंगे, अन्य जानवर, तो बायोडाइवर्सिटी भी बचेगी आपकी, एनवायरमेंट सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें आपस में लिंक हैं। यदि हमें वाटर सिक्योरिटी को बचा लेते हैं तो फूड सिक्योरिटी को भी हम बचा लेंगे, एनवायरमेंट सिक्योरिटी को भी दुरुस्त कर लेंगे, और हमारे खासकर बायोडाइवर्सिटी को भी बचा लेंगे। आनंद जी, सरकार की ये सोच रही है कि सूखे की जो स्थिति होती है उससे निपटने के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। और सरकार की योजनाओं में हम ये देखते भी हैं कि स्थानीय लोगों की सीधी भागीदारी को महत्व दिया जाता है। एक तरफ जहां सरकार जल संरक्षण को महत्व दे रही है, वनीकरण को बढ़ावा दे रही है, भूजल रिचार्ज पर भी बात हो रही है, तो दूसरी तरफ इमरजेंसी वाटर सप्लाई या फिर रोजगार जैसी राहत भी इसमें शामिल हो जाती है। कई सारी चीजें हैं। तो इनका संतुलन अगर बना करके हम देखें तो क्या लगता है कि कैसे परिस्थितियां बदल सकती हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये ध्यान रखिए कि चाहे हम किसी गांव में जा रहे हैं, पहाड़ पे कहीं जा रहे हैं, तो लोकल लोग जो हैं उनको तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना बड़ा जरूरी है। और वो पेड़ बचे हैं तो पहाड़ बचे हैं, यदि पेड़ नहीं बचेंगे तो पहाड़ नहीं बचेंगे। तो सबसे पहले हमेशा जरूरी है कि हमें ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं उनको तो कम्युनिटी को
सुदृढ़ करना पड़ेगा, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी उनकी। और यदि हम ये कर पाते हैं तो नेचुरली हम काफी हद तक बहुत सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट कर लेंगे। हाँ, उसके साथ साथ ऐसी परिस्थितियां हमेशा आती हैं नेचर में, जब कभी कभी बारिश कम हो जाएगी, जब नेचुरली सूखा पड़ेगा तो उस समय क्या होगा, आपका फॉडर की कमी हो जाएगी, पीने की पानी की समस्या आ सकती है। तो ऐसे में उस समय सरकारों को तैयार रहना है, चाहे आपको टैंकर से पानी प्रोवाइड करना है, जानवरों के लिए फॉडर उपलब्ध कराना है, तो वो आप कर सकते हैं। मगर हाँ, ध्यान रखना है जैसे कि फॉरेस्ट है, पहले जब तक आम जनता का, वहां के जो किसान लोग थे या जंगल के आसपास रहते, उनको एक्सेस थी जंगल में जाने के लिए, तो उनको फॉडर की कभी कमी नहीं रहती थी। बाद में किस तरह के कुछ नियम ऐसे आए कि उनको जंगलों से दूर रख दिया गया। फिर बाद में फिर पहल हुई जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की, नहीं आसपास के लोगों को भी इन्वॉल्व करना है, तो उनको जरूर इन्वॉल्व करके रखना पड़ेगा, जिससे कि उनको घास फॉडर वगैरह ये मिलता रहे, जिससे कि वो अपने जानवर भी ठीक रख सकें। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि फसल तो आपकी खराब हो गई, मगर यदि आपके पास जानवर है, उसको फॉडर मिल रहा है, तो आपको चलो दूध दही मिल जाएगा, उससे आप सर्वाइव तो कर सकते हैं। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। आनंद जी, सूखे का संकट किसी एक देश की सीमा तक सीमित नहीं। ऐसे में भारत जिस तरह से अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और अपने अनुभव दूसरे देशों के साथ साझा करने की बात कर रहा है, तो इससे एक मजबूत वैश्विक ड्रॉट रेजिलियंस नेटवर्क बनाया जा सकता है। बिल्कुल, आपके सामने एग्जांपल है कि इस बार जो एल नीनो फिनोमेना है, अप्रैल के आसपास ही बोल दिया गया था कि भी एल नीनो इस बार आने वाला है, और हो सकता है कि सुपर एल नीनो हो, और इसकी जो मॉनिटरिंग है पूरे वर्ल्ड लेवल पे चल रही है। तो वो जो मॉनिटरिंग चल रही है, हमारे पास भी रिसर्च का जो डेटा आ रहा है, ऑब्जर्वेशन आ रहा है, तो हमारी भी तैयारी ऐसी है। और खासकर जो ये WMO जो है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, FAO है, यूनाइटेड नेशंस है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है मिलजुल के काम करती हैं, और उनकी जो रिसर्च निकलती है, उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस निकलती हैं, या कोई अर्ली वार्निंग है, वो सारे देशों में शेयर की जाती हैं। और जैसा कि पता है, एल नीनो हमें ही नहीं प्रभावित कर रहा है, वो पेरू को भी प्रभावित कर रहा है, वहां पे ज्यादा इस समय इफेक्ट दिख रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया को भी प्रभावित कर रहा है, वो इंडोनेशिया को भी प्रभावित कर रहा है। तो इसीलिए ये एक तंत्र बनाया गया है कि ऐसा एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बना दिया जाए, जो WMO इस तरह से बना रहा है और वो बाकी कंट्रीज के साथ शेयर कर रहा है, जिससे कि हर कंट्री के पास यदि अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, हालांकि अभी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज डेवलपिंग है जिनके पास हर खतरे के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है, तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम को इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टी हजार अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना पड़ेगा, और लोकल्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे पास हैं वो बाकी कंट्रीज के साथ शेयर करें, जो उनके पास है वो हम उनसे लें। और यदि हम ये सब करते हैं तो किसी भी खतरे से हम निपट सकते हैं। और आज मैंने जैसे बताया कि टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है, हमारे पास सैटेलाइट है, हमारे पास रडार है, हमारे पास ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन के हब्स हैं, कम्युनिकेशन लाइन्स हैं, तो फटाफट जानकारी एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकती है कम्युनिटी के आखिरी लोगों तक। हाँ, ये सुनिश्चित करना है कि ये जो जानकारी है उसमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूं तो क्रूशल माइल कनेक्टिविटी, कि कौन सा वाला एरिया है जहां पे अर्ली वार्निंग की जरूरत है, तो वहां तक उस कम्युनिकेशन के लिए आप चाहे कैसा भी करें, चाहे उसको टेलीविजन से, रेडियो से, यदि बिजली नहीं है तो कैसे करेंगे, तो आप कम्युनिटी रेडियो से कर सकते हैं। टोन अलर्ट हैंड वाइंडिंग रेडियो आ गए हैं, जिसमें बिजली की जरूरत नहीं है, बैटरी की जरूरत नहीं है, आप उसको पीछे 100 बार वाइंड करिए, वो आप 1-1.5 घंटा चलेगा। आनंद जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे और पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने कई बार पहाड़ी इलाकों का जिक्र किया, वहां से धाराएं निकलती हैं, और भूजल को बचाने के लिए भी मैदानी क्षेत्रों में कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति अगर सूखे की स्थिति से बचने के लिए प्रयास करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे पहला काम तो ये है कि हमारे जो आसपास जो है, चाहे वो स्ट्रीम्स हैं, धाराएं हैं, नाले हैं, फ्लड स्टॉर्म जो ड्रेन्स होते हैं वो हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, इन सबको हमें कंजर्व करना है, बचा के रखना है। और उनकी जिसे कहते हैं ना, तो पहले एक सिस्टम था हमारे पास, किस तरह के तालाब को बनाया जाना है और कैसे उसकी मेंटेनेंस होनी है, तो उसमें हमें लोकल लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। हर यदि क्षेत्र में हमारे पास तालाब हो तो आपका पानी उसमें भरा रहेगा, तो जब कभी वर्षा कम होगी तो तालाब से पानी यूज कर लिया आपने, चाहे वो पीने का पानी हो या फिर सिंचाई के लिए हो, और उसी से पानी से आपका ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। और नदियों को प्रदूषित ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि वही पानी हमें काम आता है और वो भी हमारा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। पूरी चीज आपस में कनेक्टेड है। यदि पहाड़ों को हम नष्ट करेंगे तो उसका प्रभाव प्लेन्स में पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है कि हमें प्रकृति को बचाना है, और यदि हम इसमें लोकल आदमी को इन्वॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है, क्योंकि उनको उससे लगाव है, उनकी रोजी रोटी उसी से चलती है, लाइवलीहुड उसको उसी से मिलती है, वो उसको खराब नहीं करेगा, तो उसको इन्वॉल्व करना है उसके साथ। आनंद जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सूखे से निपटने के लिए भारत के दृष्टिकोण और विभिन्न प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
मंथन।